ऐसा जख्म दिया है जो ना अब भरेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जख्म हमें नहीं पूरे विश्व को दिया है और वो हमारे पड़ोसी ने दिया है। उसी के लिए मैं ये गुनगुना रहा हूं। ऐसा वायरस दिया है जो ना अब मरेगा। अब दुनिया का व्यक्ति चीन से डरेगा। ऐसा वायरस दिया है जो ना कभी मरेगा। दुनिया का हर एक व्यक्ति इस चीन से डरेगा। हम तो चाइनीज से तौबा कर चुके हैं। सुन लो ए दुनिया वालों, अब तुमको भी करना होगा। जी हाँ, इस वायरस से, ये वायरस कोरोना से भी भयंकर है। यदि हम इस वायरस को हटा देंगे तो चीन जैसा विशाल देश जो भारत से शक्तिशाली माना जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और हम उस वायरस को हरा सकते हैं। ये वायरस जो चाइनीज सामान है वो हमारे लिए कोरोना से भी भयंकर है दोस्तों। जिस प्रकार हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना से लड़ सकते हैं, उसी प्रकार अपने घर से और इस चाइनीज सामान को हटा करके हम इस वायरस को भी बाहर कर सकते हैं, चाइनीज से दूरी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें कसम खानी होगी इस चाइनीज माल का बहिष्कार करें। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है विश्व की जनजातियां, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपने कमेंट्स भी किए हैं, लाइक भी किए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उन सब का जिन्होंने इन्हें लाइक किया है और उन्होंने कमेंट भी किए हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे विश्व की जनजातियों की। हमने आपको दो जनजातियों के बारे में पढ़ाया। एक जनजाति एस्किमो, दूसरी बुशमैन। आज हम तीसरी जनजाति के बारे में बात करेंगे। आज हम बताएंगे ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें व्यक्ति तीर कमान रख करके शिकार करने के लिए निकल जाता है। विश्व की ऐसी जनजाति कौन सी है जहां पर साहस का प्रदर्शन करने के बाद, सूरवीरता का प्रदर्शन करने के बाद युवक को मनचाहा जीवन साथी चुनने का अधिकार मिलता है। विश्व की ऐसी कौन सी जनजाति है जहां पर विशेष ओकेजन, विशेष महोत्सवों पर महुआ से बनी शराब बांटी जाती है। ऐसी कौन सी जनजाति आज अपन बात करेंगे जो घर बनाती है, उसको कू कहती है, कू। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका वर्णन महाभारत, रामायण, पुराणों और इतिहास में आता है। ऐसी ही जनजाति का आज डिस्कस करेंगे दोस्तों, और वह जनजाति भारत में भी पाई जाती है। जी हाँ, आप पहचान गए होंगे मैं किस जनजाति की बात कर रहा हूं। भील। भील आपने देखा होगा, तीर कमान हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भील जनजाति के बारे में। मैं प्रदीप दीक्षित आपका ऑनलाइन ज्योग्राफी क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं और आज अपन शुरू करते हैं भील जनजाति के बारे में। देखिए, भील जो है, सबसे पहले बात करेंगे इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में। ये जो भील है, ये भील जनजाति है, ये द्राविड़ भाषा के, जिसको कह सकते हैं द्राविडियन भाषा के, बीलू शब्द से बना है। किससे बना है? बीलू। और द्राविड़ भाषा में बीलू का अर्थ होता है तीर कमान। शायद इसीलिए, क्योंकि ये तीर कमान रखते हैं, ये बीलू शब्द बना है। कुछ लोग
संस्कृत भाषा से भी इसकी उत्पत्ति मानते हैं और संस्कृत में भील का अर्थ होता है वध करना। वध करना या शिकार करना। क्योंकि आप जानते हैं भीलों का जो मुख्य आर्थिक जीवन देख सकते हैं किस पर आश्रित है, शिकार पर आश्रित है। ये लोग हमेशा शिकार करने में लगे रहते हैं, तो शायद इसीलिए भील शब्द शिकार करने के लिए उपयुक्त किया गया है, उपयोग में लाया गया है। चलिए बात करते हैं इनके कुछ इतिहास के बारे में। प्राचीन काल में, धार्मिक काल में इनका वर्णन अनेक जगह आता है। इनका मानना है कि हमारी उत्पत्ति महादेव पुत्र निषाद से हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार निषाद ने और अपने पिता महादेव के पुत्र बैल जो नंदी है उनको मार दिया था, और नंदी को मारने के कारण भगवान शंकर रुष्ट हो गए, और रुष्ट होने के कारण इनको घर से निकाल दिया और श्राप दे दिया कि जाओ तुम जंगलों में वास करोगे। तो उसी निषाद से भीलों की उत्पत्ति मानी जाती है। महाभारत में भी वर्णन आता है एक ऐसे बालक का जिसने गुरु की प्रतिमा को अपने समक्ष रख करके और अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्विद्या ग्रहण की थी। उस बालक का नाम था एकलव्य, जो किस जाति का था, किस जनजाति का था? भील जनजाति का था। आज भी एकलव्य का वर्णन आता है। इसके अलावा इनका वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखा जाता है। धार्मिक पुराणों में भी इनका वर्णन आता है, रामायण में भी वर्णन आता है। रामायण में आपने देखा होगा दंडकारण्य वन में, और भगवान राम जब पहुंचे थे तो एक भील महिला शबरी ने भगवान को झूठे बेर खिलाए थे। तो ऐसा अच्छा और अनुपम वर्णन भीलों का देखने को मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो कर्नल जेम्स टोन ने कहा है कि भील जनजाति ही वह जनजाति है जिसने महाराणा प्रताप की सहायता अकबर के विरुद्ध की थी। तो भील नवीन जनजाति नहीं है, ये अपने आप को आदिकालीन जनजाति मानती है। इनका वर्णन विशेष पुराणों में, महाभारत में, रामायण में और इतिहास में भी आता है। प्राचीन काल में इनका शासन 4 राज्यों पर था, और वो राज्य कौन से थे? डगारिया, बांसिया, कोटिया, देयावा। डगारिया इसको डूंगरपुर कहते हैं, बांसिया बांसवाड़ा, कोटिया कोटा और देयावा उदयपुर। इन 4 राज्यों पर भीलों का शासन माना जाता है। किसी समय में इनका यहां पर शासन रहा था, ऐसा माना जाता है। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए बात करते हैं इनके निवास क्षेत्रों की। ये भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जनजातीय दृष्टि से देखें तो भील का तीसरा स्थान माना जाता है। संथाल, गौड़ के बाद ये तीसरी जनजाति, बड़ी जनजाति बन जाती है। निवास क्षेत्रों में हम देखें तो भारत का जो
थोड़ा सा आउटलाइन में आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। थोड़ा सा देखिए, यहां राजस्थान, यहां गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और यहां पर महाराष्ट्र, ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भीलों का निवास स्थान माना जाता है। अरावली, अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान में है, अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, इन पर्वत श्रेणियों में भीलों का निवास माना जाता है। तो राजस्थान में मुख्य रूप से, ये भारत में मुख्य रूप से ये 4 राज्यों में पाए जाते हैं और वो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इन 4 राज्यों में भील पाए जाते हैं। अगर हम राजस्थान में देखें, अगर अपन राजस्थान में देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, ये क्षेत्र ऐसा है, कोटा है, चित्तौड़गढ़ है, इस क्षेत्रों में बहुत सारी मात्रा में आपको भील देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान में इनके निवास क्षेत्र बताएं, मुख्य रूप से भीलवाड़ा, तभी तो भीलवाड़ा को भीलवाड़ा कहा जाता है क्योंकि यहां पर भील जनजाति की संख्या अधिक है। भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा आदि क्षेत्रों में भील जनजाति की लोग पाए जाते हैं। चलिए, निवास क्षेत्र हो गए। आगे हम बात करेंगे इनकी शारीरिक संरचना की, भीलों की शारीरिक संरचना। भीलों को आपने देखा होगा, बड़ा गठीला शरीर होता है, रंग काला होता है, बाल गुच्छेदार होते हैं, आंखें लाल होती हैं और शरीर काला होता है। ये देखिए, कद कैसा होता है, नाटा, नाटा यानी छोटा कद होता है। भीलों का कद कैसा होता है, छोटा। रंग कैसा होता है भीलों का, काला, रंग काला, और आंखें लाल होती हैं। भीलों की आंखें कैसी होती हैं, लाल होती हैं। कद नाटा होता है, नाटा कद होता है, रंग काला होता है, आंखें लाल होती है और इनकी ज्यादा हाइट नहीं होती। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक सुंदर होती हैं। कौन से भील, कहाँ पर जाते? ये भील जनजाति है, वो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। और राजस्थान में इनका मैंने अभी आपको बताया कि कोटा है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, इन जिलों में ज्यादातर ये पाई जाती है। चलिए, ये इनकी शारीरिक संरचना हो गई। कद नाटा हो गया, रंग काला हो गया, आंखें लाल हो गई, बाल गुच्छेदार हो गए। बाल कैसे होते हैं, गुच्छेदार। ये इनकी शारीरिक संरचना हो गई।
आगे चलते हैं और हम बात करते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलापों की। आर्थिक क्रियाकलाप बहुत पूछे जाते हैं। भीलों के आर्थिक क्रियाकलाप बहुत ज्यादा मोस्ट है, परीक्षा में आते रहते हैं। भील जनजाति इसलिए भी परीक्षा में मोस्ट है क्योंकि ये राजस्थान में पाई जाती है। एस्किमो, बुशमैन जो अब तक हमने पढ़ी थी, उनके अलावा जो भील है वह एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक पूछी जाती है, क्योंकि इससे आगे जब अपन अभी तो विश्व का भूगोल चल रहा है, इसके बाद भारत का भूगोल आएगा और भारत के भूगोल के बाद जब राजस्थान का भूगोल आता है तो वहां भी ये चैप्टर मिलेगा। तो यहीं पर हम इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें आगे पढ़ने में सहूलियत मिल जाए। तो राजस्थान की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा है। और बीए फर्स्ट ईयर में भी भीलों के बारे में आता है, मानव भूगोल में जो चलती है बीए में, उसमें भी इसका वर्णन दे रखा है भीलों का। तो ये ना केवल 12वीं क्लास के लिए बल्कि बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। आर्थिक क्रियाकलाप, तो भीलों का जो पूरा आर्थिक क्रियाकलाप का तंगूरा है वो आखेट पर खड़ा हुआ है। किस पर खड़ा हुआ है? आखेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखेट की। ये लोग आखेटक होते हैं यानी शिकारी होते हैं। और पुरुषें वो जंगलों में शिकार करने के लिए जाती हैं, जबकि महिलाएं जंगलों से जड़ी बूटी एकत्रित करके लाती हैं। झड़बेर हैं, पत्तियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो एकत्रित करने में लगी रहती है। जबकि पुरुष हैं वो शिकारी होते हैं, उनके पास तीर कमान होता है। क्या होता है? तीर कमान भाला होता है, जिनसे वो अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का शिकार करते हैं, जीव जंतुओं का शिकार कर लाते हैं। और इसके अलावा आखेट में ये जब जीव जंतुओं को मार लाते हैं तो इनके यहां पर बलि के द्वारा, एक सेकंड, ये लोग शिकारी होते हैं, तीर कमान के द्वारा जीव जंतुओं का शिकार करते हैं, मछली भी पकड़ते हैं। क्या करते हैं? मछली भी पकड़ते हैं, मछली पकड़ना। और जो महिलाएं होती हैं वो मैंने अभी आपको बताया कि जंगलों से जड़ी बूटियां एकत्रित करने में लगी रहती हैं, शहद है, ये इनका प्रमुख व्यवसाय आखेट है। इसके अलावा आजकल ये कृषि भी करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? कृषि कार्य भी। इनके द्वारा जंगलों में आग लगा करके, और जब आग लगा देती है तो उसमें जो राख होती है, उस राख में वर्षा ऋतु के आगमन से पहले बीज बिखेर देते हैं और बीज उग करके थोड़े बहुत खाने के लिए पर्याप्त कृषि हो जाती है। इसी को झूमिंग कृषि हमारे यहाँ पर कहा जाता है। तो इनके द्वारा कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? झूमिंग कृषि, जिसे चिमाता और दारिया के नाम से जाना जाता है। चिमाता और दारिया। अब एक बार परीक्षा में आ चुका है, चिमाता और दारियाओं के बारे में कंपटीशनों में भी आता रहता है और इसमें भी आता है आपके बोर्ड की क्लास में। चिमाता किसे कहते हैं या भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो चिमाता और दारिया, इन दोनों में क्या अंतर है? पहाड़ी ढालों पर, पहाड़ों की ढालों पर जो कृषि की जाती है वो चिमाता कहलाती है। क्या कहलाती है? चिमाता। पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली जो कृषि है वो चिमाता कहलाती है। और दादिया जो मैदानी भागों में की जाती है। देखिए दा शब्द आ रहा है ना, दा, तो ये दादिया किसमें? मैदान में भी दा आता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। दादिया मैदानी भागों में की जाती है, चिमाता जबकि पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। तो ये समतल मैदान में की जाती है भीलों के द्वारा, वो कौन सी है? दादिया कृषि है। ये दादिया कृषि है। कृषि, चलिए आगे चलते हैं। आखेट कृषि के बाद अब हम बात करते हैं इनके वस्त्रों के बारे में। किसके बारे में?
वस्त्रों के बारे में। भील अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं। ज्यादातर वो जो शरीर का ऊपरी भाग है वो नग्न रखते हैं और नीचे धोती काटते हैं। जो पुरुष हैं वो धोती काटते हैं, जो मर्दानी धोती होती है वो काटते हैं। पगड़ी जरूर रखते हैं, सिर पर क्या रखते हैं, पगड़ी भी रखते हैं। ये लोग धोती पहनते हैं, पगड़ी रखते हैं। आजकल कुर्ता भी पहनने लग गए हैं। लेकिन महिलाएं लुगड़ी पहनती हैं। लुगड़ी, कांचली, पहनती हैं। आभूषण बताते हैं। आभूषण भीलों की महिलाओं को आभूषणों का विशेष चाव होता है। और भाई हो क्यों ना, महिलाओं को तो वैसे भी आभूषण पहनने का चाव ही होता है। लेकिन ये चांदी, एल्युमिनियम के बने हुए आभूषण पहनते हैं। पुरुष भी पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती हैं। चांदी और एल्युमिनियम। चांदी और एल्युमिनियम के बने आभूषण पहनते हैं। इनके आभूषण चांदी एल्युमिनियम के बने होते हैं। इसके अलावा ये कांच की चूड़ियों से भी महिलाएं अपने आप को सजा के रखती हैं। कांच की चूड़ियों से भी सजा कर महिलाएं अपने बालों में 1 दर्जन या आधा दर्जन, कम से कम आधा दर्जन कंघे लगाकर रखती हैं। क्या लगाती हैं? आधा दर्जन यानी 6 कंघे। आधा दर्जन या उससे ज्यादा क्या लगाती हैं? कंघे लगाकर रखती हैं। फैशन माना जाता है इनका। ये अपने बालों में आधा दर्जन से अधिक कंघे लगाती हैं। पुरुषों को भी आभूषण पहनने का चाव होता है। वो भी चांदी और एल्युमिनियम के आभूषण पहनते हैं। चलिए, आभूषणों की बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं इनके भोजन की। खान पान कैसा होता है इनका? खान पान ये लोग मक्का का उपयोग सर्वाधिक करते हैं। हालांकि बाजरा भी करते हैं, चावल भी खाते हैं। मक्का, बाजरा, चावल, ये इनके प्रमुख भोजन हैं। और इनकी जो स्पेशल डिश है वो है मक्का की रोटी और कांदों की भात। मक्का की रोटी और कांदों की भात। मक्का की रोटी और कांदों की भात। कांदा कहते हैं प्याज को। कांदा का अर्थ होता है प्याज। मक्का की रोटी और कांदों की भात इनका प्रिय भोजन है। ये विशेष अवसरों पर लापसी बनाते हैं। लापसी, और लापसी को बड़े चाव से खाते हैं। ये लापसी आटा, छाछ आदि मिला करके बनाई जाती है। और लापसी सबके लिए खिलाई जाती है। विशेष त्योहार हो या कोई घर में फंक्शन हो तो ये लापसी का प्रयोग करते हैं। लापसी को खाते हैं। इसके अलावा महुआ की शराब का रसपान अत्यधिक करते हैं। क्या पीते हैं? महुआ से बनी शराब। और भीलों के घर में राबड़ी जरूर बनाई जाती है।
जैसे हमारे यहाँ पर दलिया वगैरह बनाते, ऐसे यहाँ की छाछ की राबड़ी बनाई जाती है। छाछ से राबड़ी बनाई जाती है और उसी को ये लोग खाते हैं। मक्का इनका सबसे ज्यादा प्रिय अनाज माना जाता है, मोटा अनाज माना जाता है। तो मक्का है, बाजरा है, चावल है, ये इनके प्रिय भोजन है। लापसी है, महुआ से बनी शराब है, जो कि विशेष अवसरों पर बनाई जाती है और सबके लिए वितरण की जाती है। ये हो गया इनका खान पान। चलिए आगे अपन बात करते हैं इनके आवास क्षेत्रों या मकान, आवास या घर, आवास या घर। भीलों के घर को कू कहते हैं। घर को क्या कहते हैं? कू। याद रखने वाला है, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। भीलों के घर को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। कू। ये टापरा भी पाया जाता है, टापरा वगैरह भी पाया जाता है। इनके घर है वो कच्चे बने होते हैं। क्या बने होते? कच्चे, कच्चे बने होते हैं और दीवारों पर ये मांडना मांड के रखते हैं। झोंपड़ी जैसे होते हैं और क्या बना के रखते हैं? मांडना मांड के रखते हैं। घर पर ये मांडना मांड के रखते हैं। इस तरह से झोंपड़ी टाइप के होते हैं और ये सामने की दीवारों पर क्या बनाते हैं? विशेष प्रकार के मांडना मांड के रखते हैं। सातिया बना दिया विशेष प्रकार के, या और कुछ छाप देते हैं। ये कोई भी चित्र वगैरह है, इस प्रकार के आइटम ये दीवारों पर बनाकर रखते हैं। विशेष प्रकार के डिजाइन, मोर पंख वगैरह ये कुछ भी बना देते हैं। इनकी दीवारों पर ये देखने को मिलते हैं। यानी घर को गेरू से, किससे बनाते हैं? गेरू से, गेरू या खड़िया से बनाते हैं। खपरेल भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? खपरेल, खपरेल भी पाई जाती है। इनके घरों में खपरेल भी। कच्चे मकान भी पाए जाते हैं। ये ज्यादातर मकान कैसे होते हैं? कच्चे होते हैं, कच्चे होते हैं। और आजकल ये पक्के मकान भी बनाने लगे हैं, पक्के भी बनाने लगे हैं। तो ये हो गए इनके आवास या घर। घरों का एक समूह होता है। कुछ घर मिलकर के 10-12 घर मिलकर के अटक कहलाता है। अटक, अटक क्या होता है? घरों का समूह। घरों के समूह को क्या कहते हैं? अटक। और एक रक्त संबंध यानी एक ही परिवार के लोग एक अटक में पाए जाते हैं और अपने अटक में कभी भी ये विवाह नहीं करते। यानी एक ग्रुप में रहने वाले हमेशा दूसरे ग्रुप से ही शादियां करते हैं। चलिए, ये इनके आवास या घर हो गए। आगे चलते हैं इनके सामाजिक रीति रिवाज और परिवेश के बारे में बात करते हैं। सामाजिक परिवेश। ये लोग समूहों में रहते हैं। किस में रहते हैं? समूहों में। 10-12 घर मिलकर के एक अटक होता है। मैंने अभी बताया था, घर के समूह को क्या कहते हैं? अटक। और एक अटक का एक मुखिया होता है, एक तरह से उसी ग्रुप का राजा होता है, लीडर होता है, और वही अपने आदेश बताता है इनको, उसके आदेश माने जाते हैं। इसके अलावा इनकी एक बात और है, केसरिया नाक पर चढ़ी हुई केसर को, केसरिया नाक पर केसरिया नाक पर चढ़ी
केसर को पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। चढ़ी केसर पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। जी, केसरिया नाक पर चढ़ी हुई केसर को पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। ये बड़े बहादुर होते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते। चोरी करना पाप मानते हैं। चोरी करना क्या मानते हैं? ये पाप मानते हैं। और जो एक विशेष आयोजन किया जाता है समाज में, और उस विशेष आयोजन में जो भी युवक सूरवीरता का प्रदर्शन करता है उसे मनपसंद युवती से विवाह करने का अधिकार मिलता है। इस प्रथा को गोल गधेड़ो प्रथा कहते हैं। गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो प्रथा कहते हैं, जिसमें कोई भी युवक अपनी सूरवीरता का परिचय देते हुए मनपसंद युवती से विवाह कर सकता है। विवाह संबंध हमेशा वर पक्ष की तरफ से लाए जाते हैं। विवाह संबंध किसकी तरफ से लाते हैं? विवाह का जो प्रस्ताव है वो कौन लाता है? वर पक्ष। और विवाह में कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है, और वो कौन चुकाता है? वर पक्ष। वर पक्ष द्वारा कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे दापा कहा जाता है। दापा। चाहे युवक हो चाहे वृद्ध हो, उसे स्त्री रखना जरूरी होता है। भीलों में ये जरूरी है, चाहे युवक हो चाहे वृद्ध हो, लेकिन उसकी पत्नी जरूर पाई जाती है। चाहे वो विवाह करके लाई गई हो चाहे वो भगा करके लाई गई हो, लेकिन पत्नी रखना अनिवार्य माना जाता है। पत्नी की अनिवार्यता। ये इनका सामाजिक प्रवेश हो गया। गोल गधेड़ो प्रथा पाई जाती है, जिसमें कोई भी युवक अपनी सूरवीरता का परिचय देकर मनपसंद युवती से विवाह कर सकता है। विवाह का प्रस्ताव हमेशा वर पक्ष की तरफ से लाया जाता है, और जब विवाह के लिए प्रस्ताव लाया जाता है तो बेटे वाले यानी वर पक्ष को कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। वो कहते हैं भाई हमने अपनी कन्या बड़ी की है, पढ़ाई है, लिखाई है, इस पर बहुत सारा खर्चा हो गया है, तो वर पक्ष को कन्या पक्ष का मूल्य चुकाना पड़ता है। और इसे दापा कहते हैं। क्या कहते हैं? दापा। और दापा पेपरों में कई बार पूछा गया है। दापा गोल गधेड़ो ये भी बहुत पूछा जाता है। और ये दापा बताया मैंने, दापा है गोल गधेड़ो, ये इनमें पाई जाती है। चोरी करना ही पाप मानते। केसरिया नाथ को अपना इष्ट देव मानते हैं। क्या मानते हैं? इष्ट देव। केसरिया नाथ पर चढ़ी हुई केसर को पी करके कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, एक बार और है, रणघोष, फायरे फायरे, फायरे फायरे। बहुत सारी मूवियों में, फिल्मों में, सीरियलों में आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पर भी देखा होगा। ये आग जला लेते हैं और आग के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काट कर फायरे फायरे लेकर के अपने जो हाथ में जो भाले होते हैं उनको लेकर के फायरे फायरे करते हैं। फायरे फायरे इनका रणघोष होता है। और ये संदेश पहुंचाने के लिए, दूसरों को संदेश पहुंचाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं? ये आग लगा देते हैं। आग लगा करके सूचनाएं देते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं इनके आधुनिकता का प्रभाव। का प्रभाव आजकल इनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? जो भील पहले शिकार करते थे, अब धीरे धीरे वो शिकार को छोड़ करके 80% भील कृषि कार्य करने लगे हैं। 80% जो कृषि कार्य पर आश्रित हो चुके हैं। इनके अलावा सरकार के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके लिए नए नए अस्पताल खोले जा रहे हैं। इनके रोजगार की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। इनके क्षेत्रों में सड़कें बनवाई जा रही हैं। अनेक प्रकार के बदलाव इनके जीवन में आ रहे हैं। पहले शिकार करते थे तो वो तीर कमान से करते थे, भाले से करते थे, लेकिन आजकल ये बंदूक के द्वारा भी शिकार करने लगे हैं।
ठीक है दोस्तों, कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट जरूर करना, और कोई भी बात हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारे स्कूल के ग्रुप में, जिसमें हमने युवक लड़कों और लड़कियों का ग्रुप अलग अलग बना रखा है, आप देख सकते हैं। इस ग्रुप पर हमारे स्कूल की तरफ से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आपको कोई भी सूचना मांगी जाती है तो इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम और अपना फोटो भी आपको सेंड करना होगा। इसके बाद जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, और उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और मैं आपसे पूछूंगा, फोटो में सर, फोटो में अपना नाम और अपनी क्लास। तो आपको बताना है कि भीलों के घर को क्या कहते हैं। भीलों के घर को क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। घर को क्या कहते हैं, भीलों के घर को क्या कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं प्रदीप दीक्षित आपसे इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आपने मुझे सुना, मैं बहुत ही धन्यवाद का आपका आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच।